हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल राज। और आपके उसी बिजनेस स्टडी की सीरीज में जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है। और आपको मैं आर के सिंगला की बुक से पढ़ाता हूँ। तो आपकी इसी सीरीज में मैं आपके व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर 5 संगठन की एक्सरसाइज 5.3 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके साथ मैं हाजिर हूँ, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आप चैप्टरों के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियोस में चैप्टरों के नोट्स की लिंक भी दी गई है, वहां से आप जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो आज की इस एक्सरसाइज 5.3 में हम अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण के बारे में जानेंगे और इनके महत्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अधिकार अंतरण को जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने व जिस व्यक्ति को सौंपा गया है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है, ठीक है। अधिकार अंतरण क्या है? अधिकार अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपती है, ठीक। और जिस व्यक्ति को वो सौंप रही है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करती है, ठीक। समझ गए आप अधिकार अंतरण का मतलब क्या है? ठीक है, तो अब चलते हैं हम अधिकार अंतरण के तत्वों के ऊपर। तो अधिकार अंतरण के 3 तत्व हैं: उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदेयता। तो आइए एक एक करके इनको भी हम समझ लेते हैं। तो उत्तरदायित्व, इसका अभिप्राय सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है, ठीक है। मतलब कि जो भी काम सौंपा गया अधीनस्थ को, उसको ठीक ढंग से अच्छे तरीके से करें। वो किसकी जिम्मेदारी है? जिसको सौंपा गया है, यानी कि अधीनस्थ, इसकी जिम्मेदारी से है। इसको क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई काम सौंपता है तो उसे पूरा करने का अधीनस्थ का उत्तरदायित्व बन जाता है, ठीक है। मतलब कि कोई अधिकारी अगर अपने कर्मचारी को, अधीनस्थ को कोई काम सौंपता है तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व किसकी बन जाती है? उसी कर्मचारी की बन जाती है, ठीक है। जिम्मेदारी हम बोलते हैं ना, जिसको जिम्मेदारी उठाना, उसी को यहाँ पर उत्तरदायित्व बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का मतलब दिए गए काम को अच्छे ढंग से करना, पूरा करना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम आपका अधिकार। अधिकार का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से, ठीक है। अधिकार का मतलब क्या है? निर्णय लेने की शक्ति। अगर आपके पास अधिकार आ जाती है तो आप कोई सा भी निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। और वो निर्णय किससे संबंधित होंगे? निर्णय संसाधनों के प्रयोग करने अथवा कोई काम करने या न करने से संबंधित हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास निर्णय लेने की शक्ति भी आ गई, ठीक है, जिससे कि हम अधिकार कहते हैं। तो जब आपको अधिकार मिल गए तो आप उससे निर्णय ले सकते हैं। और निर्णय कैसे हो सकते हैं? आप अपने संसाधनों को प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, कोई काम करना है या नहीं करना, इन सारी बातों से संबंधित निर्णय आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उत्तरदेयता। इसका अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से, ठीक है। अगर आपको कोई कार्य सौंपा गया है, उसके लिए आपको उत्तरदायित्व भी दिए गए थे, उसके लिए आपको अधिकार भी दिए गए थे, तो जब वो कार्य पूरा होता है तो उस कार्य की जवाबदेही आपको करनी पड़ेगी। मतलब कि उस कार्य जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा अधिकारी को जाकर कि कार्य हो गया। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या क्या उसमें परेशानी आई, उन सब का जवाब आपको जाकर किसको देना पड़ेगा? अधिकारी को देना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पर उत्तरदेयता यानी कि जवाबदेही कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम अधिकार अंतरण प्रक्रिया, जो स्टेप अभी हमने 3 ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व, यही या इसकी क्या है? प्रक्रिया भी है। अधिकार अंतरण की प्रक्रिया भी यही है। जैसे कि पहला है उत्तरदायित्व सौंपना। पहले कदम में उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, मतलब कि कोई कार्य दिया जाता है, ठीक है। प्रायः कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता कि सारा काम स्वयं कर ले, ठीक है। कोई भी अधिकारी कितना ही सक्षम हो, कितना ही कुशल हो, लेकिन फिर भी वो सारा का सारा काम खुद नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है कि कुछ कामों को अपने अधीनस्थों को, अपने कर्मचारियों को सौंप देता है और उसके लिए उनको अधिकार भी प्रदान करता है, ठीक है। तो उत्तरदायित्व सौंपने का मतलब यहाँ पर काम सौंपने से है, ठीक है। अगला है अधिकार प्रदान करना। दूसरे कदम में कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु अधिकार सौंपा जाता है, ठीक है। जब क्या किया गया कि उनको काम सौंप दिया गया तो उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनको अधिकार भी सौंपा जाता है, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकें?
निर्णय ले सकें, जो भी कार्य सौंपा गया है उसके अनुरूप निर्णय ले सकें, उसके हित में निर्णय ले सकें, जिससे क्या हो कि सफलतापूर्वक उनका काम सफल हो, पूरा हो जाए। उसके लिए अधिकार प्रदान किया जाता है। और लास्ट स्टेप है उत्तरदायिता निश्चित करना। अंतिम कदम में अधीनस्थों को कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहराना है। ठीक है, जब उनको काम सौंप दिया गया, काम के लिए अधिकार भी दे दिए गए, तो फिर अंत में जब कार्य पूरा हो जाता है तो उस काम के प्रति उन्हीं कर्मचारियों को, उन्हीं अधीनस्थों को उत्तरदायी भी ठहराया जाता है, क्योंकि उस काम को उन्होंने किया जिसके लिए उनको अधिकार भी दिए गए थे। ठीक है, इस कारण उनको क्या किया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। अगर काम में कोई भी कमी होती है तो उनका जवाब उनको देना पड़ता है कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये बात मैं आपको चैप्टर 2 में जो मैं सिद्धांत पढ़ा रहा था फ्यूल के, अधिकार और उत्तरदायित्व, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप रहे हो और उसी व्यक्ति को उस काम के प्रति उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हो, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आपने उसको काम के साथ साथ अधिकार भी प्रदान किए होंगे, उत्तरदायित्व और अधिकार भी दिए होंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आई है आपकी, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पर अधिकार अंतरण की प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं अधिकार अंतरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभावपूर्ण प्रबंध। प्रभावपूर्ण का अर्थ उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना है। ठीक है, अधिकार अंतरण से प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है। ठीक है, क्या है यहाँ पर अधिकार अंतरण में प्रभावपूर्ण प्रबंध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं ना, उनके कार्यभार में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को कुछ निर्णय लेने का अधिकार प्रदान कर देते हैं। ठीक है, उनको कुछ कार्य दे देते हैं जिनसे कि प्रबंधकों के कार्यभार में कमी हो जाती है, और जिससे क्या होता है, प्रभावपूर्ण प्रबंध होता है और सफलतापूर्वक उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। अगला है कर्मचारी विकास। एक व्यक्ति का मानसिक विकास तभी होता है जब उसके पास निर्णय लेने के लिए अधिकार हो। ठीक, अधिकार अंतरण निर्णय लेने का ही अधिकार प्रदान करता है। एक कर्मचारी का मानसिक विकास तब होता है जब वो अपनी सोच शक्ति को बढ़ा सके, अपने अंदर से कोई नई नई चीज़ों को सोचने के लिए वो, मतलब उसके पास कोई शक्ति हो। ठीक है, और वो शक्ति उसको कहाँ मिलती है? अधिकार अंतरण में मिलती है, जिसे कि हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, अधिकार अंतरण में कर्मचारियों को अधिकार दिया जाता है कि वो अपने नई नई सोचों का उत्पन्न करें उनको, और उनके अनुसार काम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, कर्मचारी का पूरा विकास होता है। ठीक है, जब उनको अधिकार मिल जाता है तो वो निर्णय भी खुद ले सकते हैं। ठीक है, उनके मन में नए नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, कर्मचारियों का विकास होता है। ठीक है, अगला है कर्मचारियों का अभिप्रेरण। अधिकार अंतरण में अधीनस्थों को उत्तरदायित्व व अधिकार सौंपे जाते हैं, जिससे उन्हें कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और बढ़िया काम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, जो अधिकार अंतरण है इसमें आपको पता है कि अधीनस्थों को उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपे जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनको कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है। उनको कोई काम सौंप दिया गया और उसके लिए उनको अधिकार भी दे दिए गए कि उस काम को पूरा करने के लिए जो चाहे आप निर्णय ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी उस काम को कर रहा होगा वो अपने अनुसार उस काम को करेगा, जिससे क्या होगा कि उसको संतुष्टि प्राप्त होगी कि हाँ, जो मैंने किया है वो ठीक किया है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो काम को बेहतर बढ़िया तरीके से करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, उनमें अभिप्रेरित होते हैं और वो काम के प्रति ज़्यादा भावना को विकसित करते हैं। ठीक है, तो अगला है विकास में सहायक। अधिकार अंतरण से केवल एक व्यक्ति या विभाग का ही विकास नहीं, बल्कि पूरे संगठन का विकास होता है। ठीक है, जो अधिकार अंतरण है, केवल एक व्यक्ति या एक विभाग का इससे विकास नहीं होता, बल्कि इससे पूरे संगठन का विकास होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला है अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार। ये जो अधिकार अंतरण है, ठीक है, ये अधिकार अंतरण अधिकारी और अधीनस्थ, इनके बीच में जो संबंध होता है उनका आधार है। ठीक है, एक संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का होना आवश्यक है, क्योंकि इन संबंधों के कारण ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर किसी संगठन के उद्देश्यों को हम सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिकारी और अधीनस्थ को दोनों को मिलकर कार्य करना होता है। ठीक है,
और ये मिलकर कार्य तभी कर पाएंगे जब इनके बीच में अच्छे संबंध हो गए। ठीक है, तो ये अच्छे संबंध किसके कारण होता है? ये अच्छा संबंध अधिकार अंतरण के कारण होता है, जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है बढ़िया समन्वय। अधिकार अंतरण उत्तरदायित्व अधिकार और उत्तरदाता में संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। ये जो अधिकार अंतरण है ये क्या करता है? उत्तरदायित्व अधिकार और उत्तरदाता में संबंध स्थापित करता है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट होता है। मतलब सबको पता होता है कि जिसको जो उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है उसके लिए उसको अधिकार भी दिया जाता है और उत्तरदायित्व भी ठहरा जाता है। तो उसको पता होता है कि मेरे को क्या काम करने हैं, इसके लिए मेरे के पास कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है, और इसके लिए मैं ही क्या हूँ? उत्तरदायी हूँ। इसमें तो सब कुछ स्पष्ट होता है, हर एक कर्मचारी को पता है कि मैं इस कार्य के प्रति उत्तरदायी हूँ, ये मेरे पास अधिकार है। तो इससे क्या होता है कि बढ़िया समन्वय स्थापित होता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आती और समन्वय अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से स्थापित होता है और चलता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या देखे? अधिकार अंतरण के महत्व पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं हम विकेंद्रीकरण। अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। ठीक है, जो विकेंद्रीकरण है वो अधिकार अंतरण का ही विस्तृत रूप है, मतलब कि अधिकार अंतरण का एक बड़ा भाई है। ठीक है, इसके अंतर्गत में निर्णय लेने के केंद्रों में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने वाले बढ़ जाते हैं, जो कि केंद्रीकरण में निर्णय लेने वालों की संख्या कम होती है, जो कि विकेंद्रीकरण में आकर बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब विकेंद्रीकरण में क्या किया जाता है कि अधिकार को बांट दिया जाता है, उसमें हर एक कर्मचारी को अधिकार दिए जाते हैं, वो अपने अनुसार अधिकारों लेकर और निर्णय ले सकता है। ठीक है, क्योंकि मध्य स्तर एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि इसमें विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो, हर एक प्रबंधक को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है। किसमें किया जाता है? विकेंद्रीकरण में। इसीलिए इसका स्तर है जो बड़ा है, किससे? अधिकार अंतरण से। ठीक है, मतलब जो अधिकार अंतरण है वो विकेंद्रीकरण का एक छोटा भाई है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जो विकेंद्रीकरण है इसमें जो अधिकार लेने की संख्या होती है ना, अधिकार लेने की शक्ति जो होती है वो फैल जाती है बड़े लेवल पर। जबकि अधिकार अंतरण में क्या होता है कि जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो स्थायी रहती है, कम लोगों के पास होती है, लेकिन विकेंद्रीकरण में आकर वो बढ़ जाती है। इसमें अनेक व्यक्ति निर्णय लेने के क्या होते हैं? अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कि विकेंद्रीकरण की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अधिकार अंतरण है जो एक विकेंद्रीकरण का छोटा भाई है। ठीक है, यह अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। जो विकेंद्रीकरण है ये अधीनस्थों के भूमिका को महत्व देता है और इनको बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है? क्योंकि विकेंद्रीकरण में हर एक अधीनस्थ के पास कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं जिनसे वो निर्णय ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उन अधीनस्थों की भूमिका को महत्व मिलता है, उनका महत्व बढ़ता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है। जो विकेंद्रीकरण है ये क्या करता है? उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनके कार्यभार में कमी करता है, क्योंकि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो विकेंद्रीकरण में अपने अधीनस्थों को क्या करते हैं? अधिकार प्रदान कर देते हैं, जिससे कि अधीनस्थ भी कार्य करने के लिए निर्णय ले पाते हैं, और जिससे क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं विकेंद्रीकरण का महत्व। अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत बड़ी मात्रा में अधिकारों को सौंपा जाता है। अधिकार व्यक्ति को सोचने व कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? अधीनस्थों की पहल क्षमता का विकास होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि जो विकेंद्रीकरण है इसमें क्या करते हैं कि बड़ी मात्रा में अधिकारों को सौंपा जाता है, मतलब हर एक कर्मचारी को कुछ ना कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, मतलब जो अधीनस्थ जिसको अधिकार हमने सौंपा, वो कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचता है, नया करने के लिए वो प्रेरित होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी पहल क्षमता का विकास होता है। जब उसके पास अधिकार आ गया, अब उसको पता लग गया कि मैं अपने निर्णय ले सकता हूँ, तो वो क्या करेगा? नई नई चीज़ों के बारे में सोचेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी पहल क्षमता का विकास होगा, उसके मानसिक उसका विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, अगला है भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं, जिससे उनके ज्ञान व अनुभव में वृद्धि होती है। ठीक है,
जो विकेंद्रीकरण होता है, इससे ऊपर भी मैंने आपको बताया कि इसमें हर एक स्तर के प्रबंधक को अपने कार्य से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और उसके लिए उनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे उनके ज्ञान और इनके अनुभव में वृद्धि होती है, जो कि आगे के लिए, भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता को बढ़ाती है, वृद्धि करती है, उसका विकास करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। अगला है आपका शीघ्र निर्णयन। ठीक है, सभी प्रबंधकीय निर्णयों का बोझ कुछ ही व्यक्तियों पर न होकर अनेक व्यक्तियों में बंट जाने के कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। आपको पता है, मैंने पीछे कई बार बताया कि जो इसमें विकेंद्रीकरण होता है, इसमें निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति पर नहीं होती। क्या किया जाता है, कर्मचारियों में, व्यक्तियों में बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि निर्णय अब अगर कोई लेना है तो वो बिना किसी देरी के शीघ्र जल्दी से लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत दैनिक समस्याओं से संबंधित निर्णय लेने के सभी अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि विकेंद्रीकरण में अधिकारों को विस्तृत कर दिया जाता है, कर्मचारियों में बांट दिया जाता है, जिससे कि कर्मचारी भी निर्णय लेने के भागीदारी बन जाते हैं, हकदार बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी आती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार ये बात बता दी, तो मैं आशा करता हूँ कि अब दोबारा से बताने की जरूरत मेरे को नहीं है। अगला है विकास में सहायक। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फलस्वरूप कर्मचारी बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं, परिणाम स्वरूप संगठन का विकास संभव होता है। ठीक है, हर एक मतलब कि जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, हर एक बात में वही चीज आ रही है कि जो विकेंद्रीकरण है, इसमें निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें कर्मचारी भी निर्णय लेने के हकदार होते हैं, जिससे क्या होता है कि कर्मचारी बेहतर काम करने का प्रयास करता है और परिणाम स्वरूप संगठन का विकास होता है। ठीक है, अगला है बेहतर नियंत्रण। विकेंद्रीकरण के हर स्तर पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं उत्तरदायित्व निश्चित करना संभव होता है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था कि विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि हर एक कर्मचारी को पता होता है कि उसको क्या कार्य करना है और उसके प्रति उसको उत्तरदायी भी ठहराया जाता है और उसके लिए उसको अधिकार भी दिए जाते हैं। हर एक को यह स्पष्ट होता है उसको क्या करना और वो किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो प्रत्येक विभाग के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान का पता लगाया जा सकता है। इससे क्या होता है, जैसे एक विभाग है क्रय विभाग, इसके लिए हमने क्या किया, उसको काम भी दे दिया क्रय करने का, उसके लिए हमने उसको उत्तरदायित्व भी ठहराया और उसके लिए हमने उसको अधिकार भी दिए। ठीक है, तो अब जब क्रय विभाग का काम समाप्त होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि उद्देश्य प्राप्ति में क्रय विभाग का योगदान कितना था, कैसा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनके मूल्यांकन करते हैं हम, इनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं कि क्या इन्होंने सही कार्य किया, कैसा कार्य किया है इन्होंने, जिससे हमें हर एक विभाग का, चाहे क्रय हो, विक्रय हो, विपणन हो, ठीक है, उत्पादन हो, कोई सा भी विभाग हो, हम प्रत्येक विभाग के कार्य का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं हम, उनका मूल्यांकन करके। ठीक, जिससे ये पता चलता है कि विभागों का उद्देश्य प्राप्ति में कितना योगदान रहा है। ठीक है, और ये जो बात है, ये प्रबंधक इसका सामना करने के लिए बेहतर नियंत्रण पद्धति को अपनाते हैं। प्रबंधक, हर विभाग का प्रबंधक ये चाहता है कि उसका विभाग क्या हो, सबसे अच्छा प्रदर्शित हो, सबके सामने अच्छा बन के आए, और उसके लिए वो क्या करता है, अपने नियंत्रण पद्धति को बेहतर बनाता है। जिस पद्धति से वो नियंत्रण कर रहा होता है उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके विभाग का नियंत्रण सबसे अच्छा हो और वो बाकी के विभागों से सबसे अच्छा कार्य करे और सबसे अच्छा मतलब सबसे आगे निकले, सबके सामने उसकी तारीफ हो। ठीक है, अपने आप को वो बड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, बेहतर नियंत्रण
पद्धति को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके अनुसार ही पूरे संगठन का बेहतर नियंत्रण होता है। क्योंकि हर एक विभाग वाला यही चाहेगा कि मैं सबसे अच्छा बनूं, ठीक है। तो हर एक विभाग सबसे अच्छा बनने के चक्कर में क्या करेंगे वो, कि बेहतर नियंत्रण पद्धति को अपनाएंगे और फलस्वरूप पूरे संगठन का जो होगा वो बेहतर नियंत्रण होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, विकेंद्रीकरण के महत्व पढ़ लिए। अब देख लेते हैं अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये अधिकार अंतरण और ये विकेंद्रीकरण, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां पर अधिकार अंतरण ना किया जाता हो, ठीक है। लेकिन विकेंद्रीकरण हर संस्था में पाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो विकेंद्रीकरण है ये बड़े कंपनियों में बड़े स्तर पर किए जाने वाले व्यवसायों में अपनाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनकी कार्यवाहियां कैसी है, स्वतंत्र है या नहीं है। तो अधिकार अंतरण में कम स्वतंत्रता है, जो अधिकार अंतरण है इसमें कम स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो विकेंद्रीकरण होता है इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है। क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें अधिकार लेने की जो शक्ति होती है, अधिकार होता है, वो प्रत्येक कर्मचारी में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी स्थिति कैसी होती है। तो अधिकार अंतरण कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जो अधिकार अंतरण है वो कार्य विभाजन के फलस्वरूप, कार्य विभाजन का जो परिणाम होता है वो प्रक्रिया है। ये क्या है, अधिकार अंतरण, इसमें कार्य विभाजन किया जाता है, ठीक है। और जो विकेंद्रीकरण है यह उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम है। जो उच्च प्रबंधक होता है वो जो नीति बनाता है उसका जो परिणाम है, यानी उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या होता है, वो विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनका क्षेत्र कैसा है। तो अधिकार अंतरण का सीमित क्षेत्र है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो अधिकार अंतरण है वो विकेंद्रीकरण के अंदर ही आता है, इसी का छोटा भाई है। लेकिन विकेंद्रीकरण का स्तर बड़ा है, क्योंकि जो विकेंद्रीकरण है वो अधिकार अंतरण का बड़ा भाई है, ठीक है। अब इनके उद्देश्य क्या होते हैं। तो अधिकार अंतरण में अधिकारी के कार्यभार को कम करना, अधिकार अंतरण का उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है, ठीक है। वैसे विकेंद्रीकरण में भी क्या होता है कि अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है, लेकिन इसका उद्देश्य, विकेंद्रीकरण का उद्देश्य कार्यभार में कमी करना नहीं होता। इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है, कि संगठन का विस्तार और विकास, संगठन में जो सत्ता है उसको कैसे विस्तार किया जाए, उसका फैलाव कैसे किया जाए, जिससे संगठन का विकास हो और साथ में विस्तार भी हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि विकेंद्रीकरण में भी अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है और इसमें भी आ रही है, तो इन दोनों में अलग अलग क्यों है, दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। तो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि जो विकेंद्रीकरण जहां पर प्रयोग किया जाता है उस संगठन का क्या होता है, वो अपना विस्तार करने के लिए विकेंद्रीकरण को अपनाता है, अपना सत्ता फैलाना चाहता है, ठीक है, अपने संगठन का विस्तार करना चाहता है, इसलिए वो विकेंद्रीकरण को अपनाते हैं। क्योंकि विकेंद्रीकरण बड़े व्यवसाय, बड़े लेवल, बड़े स्तर पर किए जाने वाले व्यवसायों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी 5.3 जो कि 5वें चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी वो यहाँ पर आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको कोई भी समस्या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं होगा। अगर फिर भी कोई समस्या रह गई है तो उसको कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत ही बता दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या परेशानी आ रही है, जो भी हो उसको कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसे चैनल नहीं है जो आपको व्यावसायिक अध्ययन हिंदी मीडियम में पढ़ाते हों, इसलिए एक शेयर जरूर कर दें। और अंत में एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए